हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स हम सफ़र पे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो काफ़ी शानदार रहने वाला है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज डिस्कशन होगा बीपीएससी 2021 बिहार करंट अफेयर वार्षिक संकलन जो दृष्टि आईएएस के द्वारा पब्लिश किया गया है, उसका यूनिट 3 जिसमें बिहार समसामयिकी यानी बिहार करंट अफेयर के क्वेश्चंस होंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने ऑलरेडी यूनिट 1 को कवर कर दिया है, जिसमें बिहार एक झलक का टॉपिक था। उसमें जो मोस्ट ऑफ प्रोबेबल क्वेश्चंस जो एग्जाम में बार बार आते हैं, उन क्वेश्चंस को काफ़ी अच्छे तरीके से कवर किया गया है। तो चलिए, बिहार का करंट अफेयर भी हम लोग अच्छे तरीके से कवर करेंगे और हॉलिस्टिक वे में कवर करेंगे फुल डिस्कशन के साथ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे सब टॉपिक दिए हुए हैं, कंपोनेंट्स दिए हुए हैं। तो बिहार एक झलक का मैंने मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं, कुछ क्वेश्चंस बचे हैं तो उसे भी आप कर लीजिएगा। ठीक है, इसका पीडीएफ को आपको डाउनलोड करने के बाद आप उन सेक्शंस को भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट है करंट अफेयर एक नज़र में, इसे मैं लास्ट में कराऊंगा। इससे पहले बिहार समसामयिकी को कराऊंगा, क्योंकि बिहार के करंट अफेयर के लिए सोर्सेज काफ़ी कम हैं और जो सोर्सेज अवेलेबल हैं वो उतना ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं है और उतना ज़्यादा फैक्ट को कवर नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे सारा कुछ बिहार करंट अफेयर का डिस्कशन होगा, वह काफ़ी होलिस्टिक वे में होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को अपने ध्येय वाक्य से, चलो ग्रामीण प्रशासन में। और साथ ही साथ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। देखिए, इसके बहुत सारे और भी कंपोनेंट हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था। तो आज का जो डिस्कशन होगा वह होगा यूनिट 3। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे है यूनिट 3 बिहार समसामयिकी। चलिए, तो हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, बिहार देश का पहला राज्य जहाँ सभी घरों में लगेंगे स्मार्ट प्रीपेड मीटर। यानी बिहार है जो सभी घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की तैयारी कर लिया है। ठीक है, तो 11 अक्टूबर 2021 को बिहार कैबिनेट की बैठक में राज्य के सभी घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने संबंधी ऊर्जा विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। देखिए, जो भी कुछ फैक्ट्स इसमें इंपॉर्टेंट होगा मैं उसे हाईलाइट कर दूंगा और बता दूंगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है, तो स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के लिए 11,100 करोड़ रुपए की लागत से इस परियोजना को अगले 42 महीनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ये फैक्ट आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है धीरे धीरे टफिंग होते जा रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ अप्लीकेंट्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और बीपीएससी में ऑप्शन ई है, इसके कारण इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। परियोजना के पूरा होते ही बिहार देश का पहला राज्य बन जाएगा। सोचिए, यदि 42 महीने में 11,100 रुपये की लागत से इस परियोजना को पूरा कर लिया जाए तो बिहार जो है देश का पहला राज्य बन जाएगा जहाँ पे घरों में प्रीपेड मीटर लगे होंगे। ठीक है, प्रीपेड मीटर लगाने का कार्य, अब देखिए बहुत सारे ऑप्शंस तो होते हैं, तो ऑप्शंस में ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि प्रीपेड मीटर जो लगाने हैं उसका कार्य कौन देखेगा। तो साउथ बिहार और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो अभी पावर डिस्ट्रीब्यूट करती है, साउथ बिहार में साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी और नॉर्थ बिहार में नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, तो वो दोनों देखेंगी। इसके साथ साथ पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन और एनर्जी इफिशियंसी सर्विसेज लिमिटेड, ठीक है, के द्वारा यह किया जाएगा। यानी ये कंपनियां हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं बिहार में प्रीपेड मीटर लगवाने में, ध्यान रखिएगा। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब 5 ऑप्शन वाले हो जाते हैं तो इसके लिए कुछ यदि 2 फैक्ट दे दिया जाए तो इनमें से एक से अधिक उत्तर हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको डीप स्टडी करना बेहद जरूरी है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के लिए किसी भी उपभोक्ता से अतिरिक्त राशि नहीं ली जाएगी। यानी उससे ऐसा नहीं है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा रहे हैं तो स्मार्ट प्रीपेड का पैसा आपको देना है, नहीं, उपभोक्ता को नहीं देना है। खर्च का वहन बिजली कंपनियां करेगी। जो स्मार्ट प्रीपेड मीटर है उसका खर्च का जो वहन है वह बिजली कंपनियां करेंगी। ठीक है, स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने पर उपभोक्ताओं को उनके मासिक बिजली बिल पर 3% छूट दी जाएगी। यानी जो भी उनका बिजली बिल आता है 1 मंथ का, उसमें 3% का डिस्काउंट दिया जाएगा उनके मासिक बिजली बिल पे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये उपभोक्ताओं को लुभाने की कोशिश की जा रही है कि आप भी हैं जो स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा लें अपने घर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट,
इसको मैंने अच्छे तरीके से कवर कर दिया। इसमें जो भी 3-4 फैक्ट्स हैं मैंने आपको बता दिए कि वो फैक्ट आपको याद करने हैं या फिर अपने कॉपी में लिख लेने हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन को मैंने काफ़ी होलिस्टिक वे में कवर किया। चलिए नेक्स्ट है, बिहार के सभी जिलों में खुलेंगे पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय विद्यालय। तो फ्रेंड्स चलिए इसे भी हम लोग डिटेल में देखते हैं। ठीक है, तो 10 अक्टूबर 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि बिहार के सभी जिलों में अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या +2 आवासीय विद्यालयों का निर्माण किया जाए। यानी कि +2 तक के लिए जो अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाएं हैं, कन्याएं हैं, उनके लिए आवासीय विद्यालय का निर्माण किया जाए। अब देखिए इसमें प्रमुख बिंदु क्या क्या है। तो बिहार में पिछड़े वर्ग की कन्याओं की शिक्षा में भागीदारी बढ़ाने के लिए बिहार सरकार कन्या आवासीय विद्यालयों की स्थापना कर रही है। इसमें पिछड़े एवं अन्य पिछड़े वर्ग की छात्राओं को निःशुल्क आवासीय एवं भोजन सुविधाएं दी जाएगी। काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसमें निःशुल्क आवासीय तो दी जाएगी, साथ ही साथ भोजन संबंधी सुविधाएं भी उसे निःशुल्क दी जाएगी। ठीक है, और किसके लिए है, तो पिछड़ा वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्राओं के लिए है। ठीक है, +2 के ऐसे विद्यालय बिहार में प्रत्येक जिले में खोले जाएंगे और इस तरह के जो विद्यालय हैं प्रत्येक जिले में खोले जाएंगे ताकि इन वर्गों के छात्राओं का सकल पंजीकरण अनुपात में वृद्धि हो, जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो होता है इसमें वृद्धि हो। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। हर जिले में क्या खुलेंगी, तो हर जिले में कन्या आवासीय विद्यालय खुलेंगी जहाँ पे कन्याओं जो +2 में पढ़ रही लड़कियाँ हैं उन्हें आवासीय सुविधा फ्री में मिलेगी, साथ ही साथ उन्हें भोजन भी फ्री में मिलेगी। चलिए नेक्स्ट है प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट। ये तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, तीसरा करंट अफेयर आपके लिए, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने ऊपर 2 कराए उसमें से हो सकता है कि एक ही सेक्शन से 2-3 प्रश्न आ जाए। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। प्राइस मॉनिटरिंग एवं रिसोर्स यूनिट, हाल ही में राज्य स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण की तर्ज पर बिहार में भी प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट के गठन को राज्य कैबिनेट द्वारा मंजूरी मिल गई है। ठीक है, तो प्राइस मॉनिटरिंग और रिसोर्स यूनिट इसलिए अनिवार्य है क्योंकि जो भी कालाबाजारी होती है दवाई में उस पर कंट्रोल किया जाए। ठीक है, देखिए प्रमुख बिंदु, राज्यों में दवाओं की कालाबाजारी, मनमानी कीमत की वसूली पर नियंत्रण के लिए औषधि नियंत्रण निदेशालय के अधीन इस यूनिट का गठन किया जाएगा। राज्य स्तर पर यह इकाई राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण की तर्ज पर स्वास्थ्य विभाग के अधीन कार्य करेगी। जिस तरह से देखिए नेशनल लेवल पे भी इस तरह की संगठन है, तो उसी के तर्ज पे बिहार लेवल, स्टेट लेवल पे मतलब कि एक औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण बनाई जाने की बात की जा रही है, जो कि स्टेट के कंट्रोल में होगी। और वो दवाई के जो दाम हैं, कीमत हैं, मनमानी कीमत जो वसूली जाती हैं या फिर जो दवाई की कालाबाजारी होती है उस पर कंट्रोल करेगी। ठीक है, कैंसर, शुगर, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, किडनी से जुड़ी बीमारियों की दवाओं का मूल्य नियंत्रण इस यूनिट की प्रमुख बीमारी होगी, क्योंकि इस तरह की जो बीमारी है उनकी दवाएं काफ़ी हाई कॉस्ट उनका होता है। इसके कारण सामान्य लोग हैं जो अपना इलाज नहीं करवा पाते हैं, तो इसी के कंट्रोल के लिए है जो इस तरह के प्राधिकरण का गठन बिहार सरकार करने जा रही है। दवाओं की गुणवत्ता एवं सहज उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ साथ उपभोक्ता को जागरूक करना भी इसका कर्तव्य होगा। देखिए ऐसा नहीं, उपभोक्ता को भी जागरूक भी करेगा। ठीक है, इस तरह का प्राधिकरण, इस तरह की यूनिट निर्माण करने वाला बिहार देश का 16वां राज्य होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण। ठीक है, इस तरह का जो यूनिट निर्माण करने वाला है बिहार, जो देश का 16वां राज्य हो जाएगा। इसके पूर्व उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी इस तरह के प्राधिकरण है, केरल में भी है, उड़ीसा में भी है, गुजरात में भी, राजस्थान में भी है। ठीक है, तो बिहार 16वां राज्य बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है गंगा जल उद्वह योजना। गंगा जल उद्वह योजना किससे संबंधित है, ठीक है, या फिर इसका मोटो क्या है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए, तो 6 अक्टूबर 2021 को, ये डेट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, 6 अक्टूबर 2021 को मुख्यमंत्री द्वारा गंगा जल उद्वह योजना के कार्यों की समीक्षा की गई। इस तरह के कार्यों की समीक्षा की गई। ठीक है, तो गंगा जल उद्वह योजना, गंगा वाटर लिफ्ट इरिगेशन, यानी इसका मतलब हुआ कि गंगा के जो वाटर है उसे लिफ्ट करके, मोटर के द्वारा लिफ्ट करके इसे उस क्षेत्र में पानी को पहुंचाना जहां पे पानी नहीं है। ठीक है, और वहां के लोगों को शुद्ध पानी, पेयजल उपलब्ध कराना। ठीक है, तो
गंगा जल उद्धा योजना, गंगा वाटर लिफ्ट प्रोजेक्ट बिहार सरकार द्वारा राजगीर, बोधगया, गया, नवादा जिलों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2019 में ही प्रारंभ की गई थी। इसकी समीक्षा 2 साल बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हो रही है, ठीक है, जो 6 अक्टूबर को हुई थी। तो इसका आरंभ कब हुआ था? 2019 में आरंभ हुआ था। इस योजना का लक्ष्य 2022 तक इन स्थानों पर सतत जल आपूर्ति करना है। कौन कौन से स्थान थे? राजगीर थे, गया थे, बोधगया थे, नवादा थे। इन जिलों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना था, ठीक है, 2022 तक। तो इसकी समीक्षा मुख्यमंत्री कर रहे थे। यह योजना बिहार सरकार की अति महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें पाइपलाइन के माध्यम से गंगा जल को लिफ्ट करके जलापूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। समझ गया? नहीं तो मैं आपको बता ही दिया कि गंगा जल के वाटर को लिफ्ट करके जो जलापूर्ति की जाएगी इन एरिया में। चलिए नेक्स्ट है बिहार में गंगा डॉल्फिन की गणना। ठीक है, बिहार में गंगा जो डॉल्फिन है उसकी गणना की जाएगी, कितने गंगा नदी में गंगा डॉल्फिन है। तो मैं बताऊं कि 5 अक्टूबर 2021 को गंगा डॉल्फिन दिवस के अवसर पर, पहला तो गंगा डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को, ठीक है। और 5 अक्टूबर को एक और चीज़ मनाया जाता है, ठीक है, तो विश्व शिक्षक दिवस, जबकि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो है मनाया जाता है वो 5 सितंबर को मनाया जाता है। तो 5 अक्टूबर यानी कि गंगा डॉल्फिन दिवस के अवसर पर भागलपुर वन विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने गंगा डॉल्फिन की गणना किए जाने की घोषणा की। प्रमुख बिंदु इसमें क्या क्या हैं? तो विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य में डॉल्फिन के संरक्षण और संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए डॉल्फिन संरक्षण बल का गठन किया जाएगा, यानी कि डॉल्फिन का जो संरक्षण के लिए एक फोर्स बनेगी, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है विक्रमशिला अभ्यारण्य को विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित की जाने की भी योजना है। जो विक्रमशिला अभ्यारण्य है उसे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वहाँ पे काफ़ी बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर भी वहाँ पे अवेलेबल किए जाने के लिए बात चल रही है, अश्विनी चौबे ये बोल रहे हैं। बिहार में सुल्तानगंज से लेकर कहलगांव तक 60 किलोमीटर तक की गंगा डॉल्फिन संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। यानी सुल्तानगंज से लेकर के कहलगांव तक जो 60 किलोमीटर का जो रेंज है, जो गंगा नदी के किनारे है, उस क्षेत्र को गंगा डॉल्फिन संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है पूर्णिया, काफ़ी महत्वपूर्ण है और प्रश्न देखिएगा एग्जाम में आएगा भी। पूर्णिया बना सभी पंचायतों में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला, यानी पूर्णिया के जितने भी पंचायत हैं सभी पंचायत में एक एक लाइब्रेरी खुला हुआ है, ठीक है। 4 अक्टूबर 2021 को पूर्णिया देश का प्रथम जिला बन गया है, जहां 230 पंचायतों में शिक्षा विभाग की सहायता से दान में प्राप्त पुस्तकों से पुस्तकालय खोले गए हैं, ठीक है। इसमें हेल्प किसने किया? तो शिक्षा विभाग ने। मुख्य बिंदु इसमें क्या क्या हैं? पूर्णिया जिले में 25 जनवरी 2020 से जिलाधिकारी राहुल कुमार द्वारा किताब दान अभियान चलाया जा रहा है, जिसका लक्ष्य जिले की प्रत्येक पंचायत में एक पुस्तकालय खोलना था। इनमें से कुछ पुस्तकालयों का निरीक्षण नीति आयोग द्वारा गठित एक टीम के माध्यम से किया गया, ठीक है। इसमें नीति आयोग भी इन्वॉल्व थी। इस अभियान से शिक्षा के मामले में पिछड़े क्षेत्रों में साक्षरता अनुपात सुधारने में सहायता होगी, ठीक है। चलिए 3 फैक्ट थे, तो ये फैक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूर्णिया जिला आप याद ही कर लीजिए, जिसके सारे पंचायत में पुस्तकालय है और देश का पहला जिला है। नेक्स्ट है बिहार में बेरोजगारी की स्थिति, ठीक है। तो बिहार में आपको पता ही है कि बिहार में जो बेरोजगारी है उसकी स्थिति काफ़ी दयनीय है। तो 1 अक्टूबर 2021 को सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी के द्वारा जारी किए गए हुए आंकड़े से यह खुलासा हुआ कि बिहार में अगस्त के मुकाबले सितंबर में बेरोजगारी 3.6% की कमी आई है, ठीक है। यानी कि अगस्त के मुकाबले सितंबर में बेरोजगारी दर में कमी आई है बिहार में। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है, ठीक है। इसमें जो महत्वपूर्ण है वो आप ध्यान रखिएगा, मैं बता दूंगा। प्रमुख बिंदु, आंकड़े से स्पष्ट है कि जहां अगस्त माह में बेरोजगारी 13.6% थी, वहीं सितंबर माह के अंत में घटकर 10% हो गई है। यद्यपि बिहार में बेरोजगारी अभी राष्ट्रीय औसत 6.9% से ज़्यादा है, यह बड़ी चिंता का कारण बना हुआ है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा कि बिहार में जो बेरोजगारी है वह राष्ट्रीय औसत से 6.9% से ज़्यादा है, सोच लीजिए, ठीक है। आंकड़े से यह भी स्पष्ट है कि बिहार में गांव की तुलना में शहरों में अधिक बेरोजगारी है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए नॉर्मली हर जगह होता क्या है कि गांव के लोग ज़्यादा बेरोजगार होते हैं और शहर के लोग कम बेरोजगार होते हैं, क्योंकि शहर में जो कहीं ना कहीं उन्हें काम मिल जाती है, लेकिन बिहार में इसका कंडीशन उल्टा है, गाँव के लोग इससे ज़्यादा बेरोजगार, शहर के लोग ज़्यादा बेरोजगार हैं, ठीक है। ये दोनों फैक्ट आप जरूर याद रखिएगा कि राष्ट्रीय आंकड़ा से 6.9% ज़्यादा बेरोजगारी है बिहार में, और
साथ ही साथ बिहार में गाँव की तुलना में शहरों में अधिक बेरोजगारी है। नेक्स्ट है कि ग्रामीण बेरोजगारी घटकर 9% के स्तर पर आ गई है, वहीं शहरी बेरोजगारी 16.9% पर है। ठीक है, बिहार के पिछले 3 माह की बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े नीचे चार्ट में दिए गए हैं, कोई इसका इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, बस इसमें ये 2 फैक्ट आप ध्यान रखिएगा, ये दोनों फैक्ट, ज़्यादा कुछ इसमें ध्यान नहीं रखना। नेक्स्ट है, नीति आयोग की रैंकिंग में शेखपुरा के स्वास्थ्य विभाग को देश में 7वां स्थान मिला। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, जो शेखपुरा जो बिहार का एक जिला है उसे 7वां स्थान मिला है नीति आयोग के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। ठीक है, तो नीति आयोग के द्वारा स्वास्थ्य विभाग शेखपुरा को 7वां स्थान मिला है। हाल ही में नीति आयोग द्वारा मार्च से जून तक जारी रैंकिंग में बिहार के शेखपुरा जिले को गुड रैंकिंग के साथ देश में 7वां स्थान दिया गया है। ठीक है, कोविड के कारण उत्पन्न परिस्थितियों को ध्यान रखते हुए नीति आयोग द्वारा जिलेवार रैंकिंग जारी की गई। शेखपुरा के स्वास्थ्य विभाग को यह उपलब्धि मातृ स्वास्थ्य, संस्थागत प्रसव आदि स्वास्थ्य सेवा में बेहतरी के लिए दी गई है। नीति आयोग द्वारा जिलों में जारी रैंकिंग में पहले स्थान पर मणिपुर का चांडेल, दूसरे स्थान पर झारखंड का साहिबगंज और तीसरे स्थान पर पंजाब का फिरोजपुर है। ठीक है, ये तीनों है। रैंकिंग में 7वें स्थान मिलने पर केंद्र सरकार की ओर से जिले के स्वास्थ्य विभाग को 3 करोड़ का अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा। यानी कि जो स्वास्थ्य विभाग से जो भी आवंटन होता है वो आवंटन तो शेखपुरा में होगा ही होगा, प्लस 3 करोड़ और मिलेगी अच्छे कार्य के लिए। ठीक है, तो बस इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो इसमें इंपॉर्टेंट यही है कि वह कौन सा बिहार का जिला है जिसे नीति आयोग की रैंकिंग में 7वां स्थान मिला है। ठीक है, बेहतर स्वास्थ्य के लिए, तो हो जाएगा शेखपुरा। क्योंकि पहला जिला की बात करें, दूसरे जिले की बात करें और तीसरे जिले की बात करें तो यह निम्न है। मणिपुर के चांडेल, दूसरा स्थान पर झारखंड का साहिबगंज और तीसरे स्थान पर पंजाब का फिरोजपुर। और शेखपुरा को 3 करोड़ का अतिरिक्त आवंटन भी किया गया है नीति आयोग के द्वारा। सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को मिला साराभाई मानद पुरस्कार 2021। देखिए, बीपीएससी पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चंस पूछती हैं तो काफ़ी प्रबल संभावना है कि इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में दे दे। हाल ही में शिक्षक दिवस के अवसर पर सुपर 30 के संस्थापक और गणितज्ञ आनंद कुमार को गणित सिखाना आसान बनाने एवं गरीब बच्चों को आईआईटी की प्रवेश परीक्षा में सफल बनाने के लिए राष्ट्रीय अध्यापक वैज्ञानिक परिषद ने साराभाई अध्यापक वैज्ञानिक राष्ट्रीय मानद पुरस्कार 2021 प्रदान किया है। उल्लेखनीय है कि गुजरात के रमन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी फाउंडेशन ने अध्यापकों के बीच वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए NCTS की स्थापना की थी, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है। ठीक है, यानी ओवरऑल कंक्लूजन यही हुआ कि आनंद सर को सुपर 30 के संस्थापक हैं, उन्हें साराभाई मानद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। और यह सम्मान किसने दिया, तो यह सम्मान जो है रमन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी फाउंडेशन ने दिया। ठीक है, यह अवार्ड दिया क्यों जाता है, तो यह वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए दिया जाता है। मतलब ठीक है, बच्चों को वैज्ञानिक तरीके से पढ़ाने के लिए, वैज्ञानिक सोच डेवलप कराने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है, बिहार में पोटास एवं क्रोमियम निकल के खनन को मिली मंजूरी। देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे लोग बोलता है कि बिहार में मिनरल्स नहीं है, लेकिन बिहार में पोटास, क्रोमियम और निकल होने की संभावना जताई जा रही है। ठीक है, तो इसके खनन के लिए मंजूरी भी मिल गई है। अब देखिए, पोटास कहाँ पे ज़्यादा है, क्रोमियम और निकल कहाँ पे है, ये आपको पता होना चाहिए। तो हाल ही में बिहार के औरंगाबाद और गया जिले में पोटास तथा रोहतास जिले में क्रोमियम, औरंगाबाद और गया जिला में क्या है, पोटास मिला है, और रोहतास जिले में क्रोमियम और निकल के खनन के लिए भारत सरकार ने बिहार सरकार को मंजूरी दी है। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट है। बाकी देखते हैं, इन 4 ब्लॉक में से औरंगाबाद एवं गया जिले के लिए पोटास के 1-1 ब्लॉक तथा रोहतास जिले के लिए क्रोमियम एवं निकल के लिए 1-1 माइनिंग ब्लॉक आवंटित किए गए हैं। इन 3 खनिजों के 4 ब्लॉक की नीलामी की जाएगी। इससे बिहार में रोजगार सृजन के साथ साथ अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी और बिहार खनिज भंडार वाले राज्यों की श्रेणी में आ जाएगा। ठीक है, ये बिहार के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण न्यूज़ है। उल्लेखनीय है कि हाल ही में भारत सरकार ने पुष्टि की थी कि बिहार के औरंगाबाद और
गया जिले में पोटास तथा रोहतास जिले में क्रोमियम एवं निकल की भंडार भारी मात्रा में उपलब्ध है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। पूछा है कि हाल ही में बताइए कि पोटास है जो किस जिले में मिला है जिसे भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है वहाँ पे माइनिंग करने के लिए। तो पोटास यदि पूछे तो औरंगाबाद और गया, यदि क्रोमियम और निकल पूछे तो रोहतास जिला, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो मैंने आज आपको 10 से 12 क्वेश्चंस अच्छे तरीके से फुल डिस्कशन के साथ करा दिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह वीडियो 20 से 22 मिनट का था। अब आगे भी कई सारे बिहार से रिलेटेड ही कई फैक्ट्स हैं, उसे भी मैं कराऊंगा। ठीक है, देखिए सब बिहार से ही हैं, तो एटलीस्ट 100 क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, मोर देन 100 क्वेश्चंस, और उसका फुल फ्लेज डिस्कशन होगा। और यही सब क्वेश्चंस आते ही हैं, फालतू क्वेश्चंस एग्जाम में आते नहीं, बस आप बेमतलब का है जो आप अपना एनर्जी वेस्ट कर देते हैं। सारा कुछ कवर किया गया, मोर देन 100 क्वेश्चंस होगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और यदि आप कुछ और सुधार करवाना चाहते हैं या फिर कुछ आप सलाह देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, आपका कमेंट होगा जो हमारे सर आंखों पे होगा। और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो फिर से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपनी परीक्षा की तैयारी में मजबूती प्रदान कीजिए। यदि आपको और भी समय मिले हैं तो आप उस समय का सदुपयोग कीजिए। ठीक है, तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय जय बिहार।